हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IAS PCS केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य ऑप्शनल, हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल की बात करने वाले हैं। हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो BPSC की एग्जाम पर होगा, बट बाकी जो स्टेट PCS एग्जाम है या फिर UPSC ही क्यों ना हो, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी हिंदी साहित्य है, ठीक, उनके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी कंसाइज फॉर्म में मैंने सारी चीज़ों को यहाँ पर प्रेजेंट करने की कोशिश की है, काफ़ी अच्छे ढंग से, और काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। मैं सारी चीज़ों को एक एक करके दिखा रहा हूँ। बाद में आपको बताऊंगा कि ये PDF आप कहाँ से ले सकते हैं, ये PDF आपको कहाँ से मिलेगा। ठीक, तो सारी चीज़ों को मैं एक एक करके दिखा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है ना। देखिए, शुरू से मैं दिखा रहा हूँ। हाँ, उसके पहले मैं आपको बोलूँगा कि चाहे वो दृष्टि का जो नोट्स आता है ना हिंदी साहित्य के लिए, वो आप पूरा पढ़ लीजिए। चाहे जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, एक बार अच्छे से डिटेल्स में पढ़ लीजिए। उसके बाद ये रिवीजन के लिए, रिवीजन के पर्पज़ से ये बनाया गया है। ठीक ना। अगर हल्का फुल्का भी आपने पढ़ा है कहीं से, तो आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एग्जाम के पहले आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं। चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को दिखाता हूँ। ठीक, सारी चीज़ों को एक एक करके दिखाता हूँ। कहीं कहीं पर मैंने मान लीजिए पॉइंट्स लिखा है, ठीक, कोई भी पॉइंट लिखा है तो उसको आप एक्सप्लेन कैसे कीजिएगा, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा कर लिखना हो तो कैसे लिखिएगा, ये सारी बातें भी मैं आगे बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा तो ज़्यादा फायदा होगा आपको। ये जो नोट्स है ना, वो समझ में काफ़ी अच्छे से आएगा जब आप इससे रिवाइज करने जाएंगे। तो हाँ, ऐसा नहीं है कि बस थोड़ी थोड़ी बातें लिखी हुई हैं, अच्छे से मैंने काफ़ी इसमें लिखा हुआ है, काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ। आप देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जितनी भी बातें हो सकती है ना, BPSC की बात की जाए, जो भी चीज़ें पढ़नी है, एग्जाम में जो भी लिखना है, उन बातों को मैंने इसमें लिख ही दिया है। ठीक, तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। हाँ, चलिए एक एक करके बात करते हैं। जैसे पुरानी हिंदी की बात की जाए तो देखिए, पुरानी हिंदी या फिर प्रारंभिक हिंदी की बात की जाए तो उनकी भाषा संबंधी जो विशेषताएं हैं उनको मैंने लिख ही दिया है यहाँ पर। एक एक करके सब दिखा रहा हूँ। हाँ, PDF कैसे मिलेगा वो मैं बताऊँगा वीडियो में। बस वीडियो में अब बने रहिए। व्याकरणिक संरचना की बात की जाए तो ये पूछे ही जाते हैं क्वेश्चंस में हमेशा BPSC में। ठीक, ये सारी बातें हैं। शब्दकोशीय विशेषताएं हो गई, मानक हिंदी की व्याकरणिक विशेषताएं हो गई। देखिए, कहीं कहीं पर चीज़ें इधर उधर थोड़ी हो गई होंगी, पेजेज इधर उधर हो गए हैं, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सिलेबस को अच्छे से देखिए। आपके पास सिलेबस होना चाहिए, प्लस प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, मैं अभी BPSC की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टेट PCS या फिर UPSC वाले भी ऐसे ही फॉलो करेंगे। मैं BPSC को फोकस करके अभी जो भी बोल रहा हूँ। ठीक है। जैसे कि हाँ, तो आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस होने चाहिए आपके पास। कोई भी बुक ले लीजिए प्रीवियस ईयर के हिंदी ऑप्शनल के। ठीक, हाँ, उनमें चीज़ों को देखिए कैसे क्वेश्चंस को पूछे गए हैं, उनसे एनालिसिस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर मान लीजिए कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखा कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं, ठीक, व्याकरणिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, तो वो दिया है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि अपभ्रंश की व्याकरणिक विशेषताएं क्या है, यहाँ पर आराम से देख सकते हैं। ठीक ना, ये सारी बातें हैं। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि आप डिटेल्स में पहले पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। कम से कम रीडिंग ही लगा लीजिए। हाँ, रिवीजन के लिए ये फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा नोट्स है। देखिए, अपभ्रंश की बात की जाए तो अपभ्रंश मध्यकालीन आर्य भाषा की तीसरी अवस्था। अपभ्रंश की बात की जाए तो इसकी भाषा संबंधी विशेषताएं हो गई। ठीक, ध्वनि संरचना, व्याकरणिक संरचनाएं, अपभ्रंश की व्याकरणिक संरचना। ठीक, ये सारी बातें हैं, सबको मैंने इंक्लूड किया है। अपभ्रंश की शब्दकोशीय प्रवृत्तियाँ, ये देखिए थोड़ा इधर उधर हो गया है। अब ये अवधि का यहाँ पर निष्कर्ष लिख दिया है, एक जनरल सा निष्कर्ष लिख दिया है। मेरे दिमाग में आया कि चलिए लिख देते हैं, आइडिया देने के लिए। हर जगह मैंने नहीं लिखा है, बट इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि निष्कर्ष को लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। तो अवधि के लिए मैंने ऐसे ही लिख दिया है। समग्र रूप में कहा जा सकता है कि अवधि भाषा को साहित्य में प्रयुक्त करने का श्रेय सूफी प्रेमाख्यानक कवियों तथा रामभक्त कवियों को है। जायसी और तुलसी अवधि के महाकवि है तथा इनकी रचनाएं हिंदी के गौरव ग्रंथों में गिनी जाती है। ठीक, तो ऐसे ही मैंने थोड़ा आइडिया देने के लिए लिखा है। मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास। ठीक, इसी के लिए मैंने वो वाली जो बात है ना, वो ऊपर आ गई हैं, तो आप थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिएगा। सूफी काव्यधारा में अवधि का विकास ऐसे ही दिखा देता हूँ आपको, PDF में आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है। राम काव्यधारा में अवधि का विकास, राम काव्यधारा की अवधि भाषा की विशेषताएं ज़्यादा पूछते हैं। विशेषताओं पर हाँ, खड़ी बोली की बात की जाए तो खड़ी बोली से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं BPSC में। 19वीं सदी में खड़ी बोली के तीव्र विकास के कारण क्या क्या कारण थे, सबको काफ़ी अच्छे से लिखा है, और काफ़ी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स को मैंने यूज किए हैं। ठीक है, आपने दृष्टि वाला नोट्स पढ़ा होगा, काफ़ी अच्छा नोट्स है वो, बट इसमें मैंने कुछ अलग एग्जाम्पल्स ऐड किए हैं जिससे कि आपका आंसर अच्छा दिखे। अच्छा बोल रहा हूँ मतलब अलग दिखे, हटके दिखे, और काफ़ी सटीक एग्जाम्पल्स को मैंने यूज किए हैं। आगे मैं दिखाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए आप वीडियो में बने रहिए।
ठीक। 19वीं शताब्दी में खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप क्या रहा। ठीक, मतलब विकास की भी बात की जाए ना तो इन बातों को आप लिख सकते हैं। ये कैसे, भारतेंदु पूर्व युग या फिर 19वीं शताब्दी का जो पूर्वार्ध था उसके पहले 19वीं मतलब खड़ी बोली का साहित्यिक स्वरूप कैसा था। ठीक, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खड़ी बोली से, इसलिए मैंने ऐसे करके लिखा है। ठीक, काफ़ी अच्छे से पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है, देख रहे हैं। सारी चीज़ों को मैं दिखाऊंगा। हाँ, साहित्यिक हिंदी के रूप में खड़ी बोली का उदय और विकास, तो ये दो बार हो गया है आपका। चलिए, इससे अच्छा तो ऊपर ही मैंने लिखा है, बस कुछ बातें ऐसी हों जो उसमें छूट गई हों तो इससे आप कवर कर लीजिएगा। थोड़ा छोटे में लिखा है। हाँ, जैसे कि ये छायावादी काव्य में प्रयुक्त खड़ी बोली, इसमें थोड़ा और पॉइंट वाइज करके दिखा दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने जो लिखा है फिर निष्कर्ष के रूप में इसको लिख दिया है, तो आप निष्कर्ष के रूप में ऐसे आइडिया देने के लिए मैंने लिखा है। जैसे काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली में नए बिंब, नए प्रतीक, नए शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं जिससे उनकी क्षमता एवं अर्थवत्ता बढ़ी है। ठीक है, आज खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में पूर्ण प्रतिष्ठित होकर निरंतर विकास के सोपानों पर अग्रसर हो रही है। ठीक, ये सारी बातें हैं, तो थोड़ा सा आइडिया देने के लिए मैंने लिखा है। हाँ, राजभाषा हिंदी के प्रयोग की प्रगति, इसमें राजभाषा की बात की गई है। राष्ट्रपति हिंदी भाषा आदेश 1955। ठीक, काव्य भाषा के रूप में ब्रजभाषा का विकास, राजभाषा के बारे में थोड़ा सा आर्टिकल्स वगैरह हैं। राजभाषा हिंदी की समस्याएं क्या हैं, बहुत अच्छे से मैंने पॉइंट बनाकर लिखा है। सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स फॉर्म में नहीं मिली होंगी, मैंने काफ़ी इसमें समाधान क्या कर सकते हैं। फिर राष्ट्रभाषा की बात आई, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में क्या डिफरेंस है। ठीक, ये डिफरेंस मैंने यहाँ पर, राष्ट्रभाषा हिंदी के विकास हेतु सुझाव क्या हो सकता है, राष्ट्रभाषा फिर से यहाँ पर आ गया। ठीक, ये सारी राष्ट्रभाषा हिंदी की समस्याएं क्या है, काफ़ी अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिखा है। देवनागरी एक लिपि का मानकीकरण, ठीक, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। मैंने वही लिखा है जो पूछा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि ये सिलेबस इसकी बात करें, अगर इसमें 2-4% चीज़ें नहीं भी हैं, जैसे कि हो सकता है राम की शक्ति पूजा इसमें नहीं है, ठीक, तो उसको आप थोड़ा ऐड कर लीजिएगा। राम की शक्ति पूजा, ऐसे 1-2 छोटी मोटी बातें नहीं होंगी, लेकिन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपको, मतलब 6 और 6, ठीक, मतलब 3-3 करने होंगे, तो उतने क्वेश्चंस इससे हो जाएंगे नोट्स से। हाँ, इसके पहले आप, मैं बोलूँगा, बार बार बोल रहा हूँ कि आप डिटेल्स में एक बार पढ़ लीजिए ताकि आपकी समझ विकसित हो जाए। उसके बाद इस नोट से रिवीजन कीजिएगा ना, रिवाइज करते हैं इससे, तो काफ़ी आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और रिवाइज आसानी से कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने हल्की हल्की बातें ही लिखी हैं, सारी बातों को मैंने लिख दिया, एक्सप्लेन भी किया है। ठीक, काल विभाजन और नामकरण, ये आप स्किप कर सकते हैं, ये स्किप कर सकते हैं इन बातों को। आदिकालीन साहित्य के जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ रहीं, ठीक, ऐतिहासिकता का अभाव रहा उस टाइम, युद्ध वर्णन में सजीवता, ठीक, तो एग्जाम्पल्स जो है ना, ये एग्जाम्पल्स आपको ये नहीं मिले होंगे सब जो मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। चाहे ये कोट है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हर जगह मैंने यूज किया है। तो और रुकिए, मैं आगे बताते जाता हूँ। ठीक, ये स्किप कर सकते हैं। सिद्ध साहित्य प्रवृत्ति, बीपीएससी के लिए मैं बोल रहा हूँ। छायावादी काव्य की विशेषताओं की बात की जाए तो इसमें आत्म अभिव्यंजन है, तो इसमें मैंने आत्म अभिव्यंजन में जैसे एक ये निराला जी की 2 लाइनें मैंने लिख दी, ठीक, तो आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। 2 लाइनें क्या है, अधिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, अधिक साधन जिसके लिए सदा ही आया शोध। या फिर सौंदर्य चित्रण की बात की जाए, मतलब सौंदर्य भावना जो है सूक्ष्म एवं उद्यात है, रीतिकालीन स्थूलता एवं मांसलता का यहाँ पर अभाव है, तो इसको थोड़ा आप एक्सप्लेन करके लिख दीजिए, वाक्य बनाकर लिख दीजिए, और फिर ये एग्जाम्पल दे दीजिए कि कैसे, एग्जाम्पल दे दीजिए, नीचे लिख दीजिए जयशंकर प्रसाद, नील परिधान बिच सुकुमार खुल रहा मृदुल अधकुला अंग खिला हो जो बिजली का फूल मेघ वन बिच गुलाबी रंग। ठीक, इससे क्या होता है ना कि आपका टाइम बचेगा। हाँ, अभी याद करने में हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो, बट इंटरेस्ट लेकर याद कीजिएगा तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी, और आप कम टाइम में आंसर को लिख पाएंगे। जब 2-2 लाइन, क्या कीजिए कि मान लीजिए आप ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, 1 मिनट में समझाता हूँ, ऐसे लिख रहे हैं, ठीक, आंसर लिख रहे हैं, अब इसको लिखना है तो 1 लाइन छोड़ के लिख दीजिए इन दोनों लाइन को, फिर एक और लाइन छोड़ के फिर आगे से बढ़िए। 2 लाइन छोड़ रहे हैं, इससे आप एग्जामिनर को भी बुरा नहीं लगेगा
ठीक ना, बुरा नहीं लगेगा और आपका भी काम हो जाएगा, पेज का पेज भर जाएगा, आंसर भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इससे मार्क्स आपको मिलेंगे। श्रृंगार निरूपण की बात की जाए तो संयोग एवं वियोग दोनों का वर्णन किया गया है छायावाद में। ठीक, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए और फिर एक दो एग्जाम्पल लिख दीजिए। जैसे मैंने पंत जी का एग्जाम्पल लिखा है कि वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। ठीक, नारी भावना की बात की गई है, काफ़ी उदात्त दृष्टिकोण रहा है, समाज में सम्मानीय स्थान को प्रतिष्ठित किया गया है छायावाद में। ठीक ना, वह दया, क्षमा, करुणा, प्रेम की देवी है। फिर यहाँ पर ये एग्जाम्पल दे सकते हैं नीचे। ठीक है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। जयशंकर प्रसाद जी की है। रहस्य भावना की बात की जाए तो एक एक करके सारी बातें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, थोड़ा सा आप एक दो लाइनें इसके बारे में लिख दीजिए, एक दो लाइनें लिख दीजिए, फिर ये एग्जाम्पल दे दीजिए कि मैं नीर भरी दुख की बदली विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास ही उमड़ी कल थी मिट आज चली। एग्जाम्पल नहीं भी याद आता है तो भाई ये पॉइंट्स तो आप याद रखेंगे ना, उसके बाद थोड़ा सा बता दीजिए, एक्सप्लेन कर दीजिए। यही बातें आपको थोड़ी सी हल्की फुल्की इसका अर्थ पता है तो आप यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकते हैं महादेवी वर्मा का एग्जाम्पल देकर। ठीक है, और एक और विशेष फ़ायदा है, मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, ये सारी जो कविताएँ हैं ना, इनको समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जहाँ व्याख्या की बात आएगी तो आपको पता होगा कि व्याख्या कैसे करते हैं। इसमें व्याख्या करके मैंने नहीं दिखाया है, बट आइडिया दिया है कि व्याख्या में स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे। देखिए, आपको पता है कि स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, तो स्टार्टिंग का लिख दीजिए, उसके बाद जो ये कविता लिखी हुई है इसका अर्थ लिखना होता है, बाद में कंक्लूड कर देना होता है। सिंपल सी बात है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है व्याख्या। हाँ, स्टार्टिंग में क्या लिखना होता है वो मैंने इसमें थोड़ा सा आइडिया दिया है, तो बस उतना ही चाहिए है। ठीक, तो थोड़ा सा उस पर काम कर लीजिएगा। ये कुल मिलाकर रिवीजन के पर्पज़ से ये नोट्स बनाया गया है, बट कंप्लीट रिवीजन होगा। रिवीजन का पर्पज़ से ये नहीं कि हल्का फुल्का। जैसे इसकी बात की जाए, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति की बात की गई है छायावाद में। ये आपको कविता काफ़ी फेमस है, पुष्प की अभिलाषा माखनलाल चतुर्वेदी जी के, मुझे तोड़ लेना वनमाले उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ठीक, शैलीगत प्रवृत्तियाँ, ये सारी बातें हैं। अब देखिए, छायावाद के बारे में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिख दिया है। छायावाद क्या है, तो इसको आप इंट्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन में इस बात को यूज कर सकते हैं। तो इधर उधर थोड़ी सी मैंने, जैसे मुझे ध्यान में आया है वैसे मैंने बातों को लिख दिया है, तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। छायावादी विशेषताओं के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा, देखिए मैं बोल रहा था कि राम की शक्ति पूजा इसमें नहीं है, लेकिन है। ठीक, राम की शक्ति पूजा है, राम की शक्ति पूजा छायावाद की विशेषताएं, तो राम की शक्ति पूजा भी आते। देखिए, छायावादी विशेषताओं के संदर्भ में राम की शक्ति पूजा मैंने यहाँ पर लिखा है, बट राम की शक्ति पूजा की विषय पर भी आता है, विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर इन बातों को आप यूज कर सकते हैं। ठीक, मुझे शायद कुछ और बोलना था राम की शक्ति पूजा की जगह पर, तो मैंने राम की शक्ति पूजा शायद बोल दिया है। ठीक, एक और कोई चीज़ है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है वीडियो में ध्यान में आ जाए, वो इसमें नहीं है बस, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक, नारी का स्वरूप। ठीक, एक एक करके सारी ये जो एग्जाम्पल्स हैं ना, आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर प्रगतिवाद की बात की जाए तो प्रगतिवाद काव्य की प्रवृत्तियाँ, ये भी सिलेबस में है बीपीएससी के, और काफ़ी अच्छे से मैंने पॉइंट वाइज फॉर्म में लिख दिया है। शोषितों की दीनता का चित्रण किया गया है, शोषण वर्ग के प्रति घृणा, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बच्चे, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। दिनकर जी की लाइनें हैं, कितनी अच्छी अच्छी लाइनें हैं। जब आप इनको लिखेंगे, ये देखिए, एक मैं बात बता रहा हूँ, आपने जहाँ भी पढ़ा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आपने ये लाइनें नहीं पढ़ी होंगी। ठीक, तो ये अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने काफ़ी इंक्लूड किए हैं, कहीं से मैंने पढ़ा है, लेकिन आपने दृष्टि का नोट्स पढ़ा हो या फिर कहीं भी पढ़ा हो, ये सारी बातें आपने नहीं लिखी होंगी, नहीं पढ़ी होंगी। ये अच्छी अच्छी बातें हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल्स आपको काफ़ी अच्छे अच्छे इसमें मिल जाएंगे। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ कंक्लूड किया है मैंने, कंक्लूजन सीख सकते हैं यहाँ से। फिर बात करते हैं नई कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। ये सारी बातें हैं, सब में मैंने एग्जाम्पल्स काफ़ी शानदार यूज किए हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वैसे वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी। छायावादी काव्य, द्विवेदी युगीन काव्य प्रवृत्तियाँ। ठीक, रीतिकालीन कवियों की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, सारी बातों को मैंने यहाँ पर। रीतिमुक्त श्रृंगार काव्य की विशेषताएँ, कृष्ण काव्य की प्रवृत्तियाँ,
पेजेज थोड़े इधर उधर अगर हो गए होंगे तो मैनेज कीजिएगा, आपने सिलेबस तो पढ़ा ही है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ढूंढ लीजिएगा जो भी पॉइंट्स है। भ्रमर गीत की बात की जाए तो देखिए भ्रमर गीत से संबंधित भी मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को लिखा है, बट पहले डिटेल्स में आप पढ़ लीजिएगा, उसके बाद इससे रिवाइज कीजिएगा तो मज़ा आएगा। जैसे भ्रमर गीत हो गया, जो भी काव्य से संबंधित चीज़ें, हाँ स्पेशली मैंने जो तुलसी जी की वो समन्वय की चेतना है ना, वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक, तो उन चीज़ों को मैंने हाँ इसमें इंक्लूड किया है, बट स्पेशली अयोध्या कांड को इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। सूफी काव्य की प्रवृत्तियाँ देखते जाइए, सूफी निर्गुण, भले मैंने अयोध्या कांड को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर आप दिमाग लगाते हैं तो जो तुलसी की समन्वय की चेतना है इसमें मैंने लिखा है, तो उससे क्वेश्चंस आता है तो कोरिलेट करके आप आसानी से दिमाग लगाकर 100% आंसर को लिख सकते हैं, ठीक। हाँ, अयोध्या कांड से देखिए विशेषकर लाइनें वो दे देते हैं और व्याख्या पूछ लेते हैं, तो व्याख्या तो आपको उसका अर्थ निकालने आना चाहिए, अर्थ मैं हर जगह नहीं ना बता पाऊंगा, तो आप पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए। जो भी इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारी लाइनें, आधा भी पढ़ लेते हैं ना तो आपको आइडिया मिल जाएगा, शब्द के अर्थ पता होने चाहिए, तो हल्का फुल्का आप अर्थ निकाल लेंगे और उसी को फिर एक्सप्लेन कर देना होता है, ठीक है। बस इतनी सी बात है, बाकी सारी चीज़ें इसमें हैं। सूफी काव्य धारा की बात की जाए, सारी चीज़ें इसमें हैं। अब मान लीजिए हर लाइन को लिखकर मैं व्याख्या करता तो फिर ये मैंने वो व्याख्या खंड की बात कर रहा, बाकी चीज़ इसमें कवर हुई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल को विशेष रूप से देख लीजिएगा, ये डॉक्टर नागेंद्र राम विलास शर्मा, ये सब आप स्किप कर सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को देख सकते हैं। रंगमंचीयता की बात की, आचार्य शुक्ल के आलोचनात्मक प्रतिमान की बात की जाए तो विशेष रूप से इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फिर आगे देख लेते हैं निष्कर्ष। शुक्ल जी की निबंध शैली, तो ये सारी आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंध शैली। चंद्रगुप्त नाटक की ऐतिहासिकता, कामायनी की प्रतीकात्मकता, रूपक तत्व। हाँ, तो कामायनी की जो कविताएं हैं, लाइनें हैं, जो भी सिलेबस में है, तो उन लाइनों को कम से कम आप पढ़िए और उन लाइनों को पढ़कर उसका अर्थ निकालने का प्रयास कीजिए। अगर व्याख्या में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आपको व्याख्या में पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग में क्या लिखते हैं, वो तो फिक्स है, थोड़ा सा आइडिया मैं दे देता हूँ लास्ट में, और जो कविता पूछी जाती है उसको एक्सप्लेन करना है, लास्ट में कंक्लूड करना है, तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, ठीक। हाँ, अगर कामायनी से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने व्याख्या नहीं पूछा जाता है, तो उन बातों को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया है। कामायनी में जो मिथक, इतिहास और कल्पना का प्रयोग किया गया है, ठीक, ये सारी बातें मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। कामायनी की जो बिंब योजना है, किस टाइप विराट बिंब प्रदर्शन है, विराट बिंब प्रदर्शन है, संश्लिष्ट बिंब की पर्याप्तता है, ये सारी बातों को मैंने लिख दिया, जो जरूरी है वो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक। श्रद्धा का जो चरित्र चित्रण है उसको भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है कामायनी में। ईड़ा, गोदान की बात की जाए तो कहानी आप पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, आपको पढ़नी भी चाहिए, कहानी पढ़ लीजिए, मनोरंजन के नाम पर पढ़ लीजिए, समझ लीजिए कि हम मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए पढ़ रहे हैं, खाली टाइम में गोदान को पढ़ जाइए कहानी के रूप में, ठीक। बाकी सारे कैरेक्टर को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, कैरेक्टर को पढ़कर आपको चीज़ें याद आ जाएंगी। आदिकालीन रासो साहित्य की विशेषताएं, कबीर बाड़ी के डिक्टेटर हैं, क्यों हैं, क्या हैं, ठीक। उपन्यास में ठीक है, गोदान कृषक जीवन का यथार्थ चित्रण, तुलसी की समन्वय चेतना की बात कर लीजिए, देख लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है, एग्जाम्पल्स यूज किए हैं और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने ऐसा नहीं कि जैसे कि एग्जाम्पल्स में ऐसे पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन में दे दिया गया और फिर पूछा गया आपकी इसकी व्याख्या कीजिए, तो आपको इसका अर्थ पता होना चाहिए, अर्थ जब पता है तो व्याख्या कर लेंगे आसानी से। उसके लिए आप थोड़ी कविता पढ़ लीजिए, दृष्टि में भी दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट जो लाइन है कम से कम उनको भी पढ़ लेते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा, जो भी वर्ड हैं, जो भी शब्द हैं, उनका अर्थ आप जान जाते हैं, तो बाकी अगर कोई और भी लाइन आ जाती है तो दिमाग लगा के आप आंसर लिख पाएंगे, व्याख्या कर पाएंगे, और वही लाइन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। या फिर पूरी किताब पढ़ने जाइएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, कामायनी में जो सिलेबस में है थोड़ा सा वो लाइनें देख लीजिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निबंध कला, ये पहले भी मैंने कर लिया है तो ये एक्स्ट्रा फिर से दोबारा लिखा गया है। कबीर का जो समाज दर्शन है किस टाइप का है, धार्मिक पाखंड का उन्होंने खंडन किया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया है, देख रहे हैं। और ये एग्जाम्पल्स जो है ना, मैंने काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स यूज किए हैं। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूँ पहाड़, घर की चाकी कोई ना पूजे पीस खाए संसार, ठीक। तो एग्जाम्पल्स आप लिखेंगे तो आपको टाइम भी बचेगा
और मार्क्स भी मिलेंगे। छुआछूत का विरोध, अवतारवाद का खंडन, हिंसा का विरोध, सबके लिए मैंने एग्जाम्पल जरूर लिखा है। आपने पढ़ा होगा तो कोई ज़रूर नहीं है कि हर बात के लिए आपको एग्जाम्पल्स मिला हो, या फिर ऐसा कोई ज़रूर नहीं है कि आपको ऐसे पॉइंट्स फॉर्म में मिले हों। सारी चीज़ें आपको पॉइंट्स फॉर्म में मिली हों। मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा है। कबीर का समाज दर्शन, देखिए 2 बार ये आ गया, लगता है मैंने 2 बार खींच दिया है क्या फ़ोटो। अंधेर नगरी जो कहानी पढ़ लीजिएगा, अंधेर नगरी जो नाटक है वो पढ़ लीजिएगा। अंधेर नगरी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने थोड़ा बता दिया है, जो जरूरी बातें हैं। ठीक, तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखते हैं तो इनसे संबंधित जो क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख पाएंगे। हाँ, देखिए व्याख्या वाली बात कर ली जाए तो देखिए थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया है। मान लीजिए जयशंकर प्रसाद की बात आए, ठीक, तो जयशंकर प्रसाद की लाइनें दे दी जाती हैं। मान लीजिए कामायनी की लाइनें दे दी जाती हैं, तो आप लिखिएगा ना स्टार्टिंग में कि ये किन की लाइनें हैं, तो उसके लिए आप जयशंकर प्रसाद के बारे में थोड़ी सी तारीफ कीजिएगा ना। थोड़ा सा महिमा मंडन करना पड़ेगा आपको कि छायावाद के उत्कृष्ट 4 स्तंभों में से एक, भारतीय साहित्य के देदीप्यमान नक्षत्रों में से एक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियाँ, ये ऐसे करके आपको जैसे मन करे वैसे आप ये लिखेंगे ना 2-4 लाइनें। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे उस कविता को, फिर लास्ट में कंक्लूड करेंगे। ठीक, ये सारी बातें हैं। तो व्याख्या में आप आइडिया आपको होना चाहिए, वो लिख लेते हैं, फिर व्याख्या करने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि ये नोट्स जो है ना अपने आप में कंप्लीट है। ठीक, अगर आप इतना कर लेते हैं तो अर्थ निकालना जानते हैं कविता की, तो बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिएगा, मैं ज़रूर एक्सप्लेन कर दूंगा कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। ठीक, राम की शक्ति पूजा की बात कर ली जाए तो यहाँ से कोई लाइनें आती हैं। निराला की बात की जाए तो ये मैंने जो बातें लिखी हैं ना, इनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक, सृजनशील कवि मौलिकता की शक्ति पहचानते हैं, यही कारण है कि उन्होंने अपनी हर कविता में अपनी मौलिकता का संरक्षण दिया है, छायावाद या प्रगतिवाद के नारों में घुलने नहीं दिया है। ये सारी बातें हैं। कबीरदास के बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है, ठीक, ताकि कभी व्याख्या की बात आए तो वहाँ पर आप इन बातों को यूज कर लें। भक्ति काल की संत काव्यधारा के शिखर कवि, ठीक, कबीरदास की रचनाओं का संकलन इसमें किया गया है, जिनमें से ये लाइनें यहाँ से ली गई हैं, चाहे कबीरदास की पंक्तियाँ ये हैं। इस टाइप से जो भी आपने सीखा हो, मैं हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, सेम टू सेम ऐसे ही मत लिख दीजिएगा, हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप बोलेंगे तो मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ 1-2 एग्जाम्पल्स लेकर अलग वीडियो में। ठीक, तो ये बस इनके बारे में विशेषताएं हैं कबीरदास के बारे में। ठीक, ऐसा नहीं कि कबीरदास के बारे में पूछ लिया जाएगा। हाँ, जो पीछे मैंने समाज दर्शन बोला है वो सारी बातें आपको पूछी जाएंगी। तो ये बस इनके बारे में है। वाणी का डिक्टेटर बोला है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, लोक भाषा के समर्थक। सूरदास की बात कर लेते हैं। हाँ, तो ये यूज कर सकते हैं आप स्टार्टिंग में। भक्ति काल की कृष्ण काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि। ठीक, बाकी सारी बातें जैसे भी हो, आपने जैसे भी व्याख्या सीखा हो, इनमें विशेष बातें क्या थी, इन्होंने क्या क्या किया है, तो पहले भी मैंने ये इन बातों को हमने ये बातें कर ली हैं। ठीक, विशेषताओं की। तुलसीदास की बात की जाए, तुलसीदास के बारे में समन्वय की चेतना वाले में सारी बातें हमने देख ली हैं। ठीक, भक्ति काव्य, ये बस मैंने यहाँ लिख दिया है कि भक्ति की राम काव्यधारा के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। मान लीजिए इनसे संबंधित कोई लाइनें आती है तो आप ये राम काव्यधारा तो लिखेंगे ना, वहाँ पर थोड़ा सा इनका महिमा मंडन करके लाइनों को एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर गोदान की बात, हाँ, गोदान से भी लाइनें आती हैं। ऐसा नहीं कि कविता की भी पंक्तियाँ दी जाती हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि केवल पद्य की पंक्तियाँ दी जाती हैं, गद्य की भी पंक्तियाँ देकर व्याख्या करने को बोला जाता है। हिंदी नाटक के विकास की बात कर ली जाए, फिर प्रसाद योगीन नाटक, हिंदी प्रचार के आंदोलन, ये सारी बातें थी। ठीक है, देखिए कमेंट बॉक्स में देखिए, अब मान ये पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो एक जेन्युइन सा चार्ज होगा, ज़्यादा चार्ज नहीं होगा। अगर आपको ये नोट्स चाहिए, रिवीजन करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, अच्छा रिवीजन करना चाहते हैं, एक शानदार रिवीजन करना चाहते हैं, ठीक है, कंसाइज फॉर्म में ही बट कंप्लीट रिवीजन, एक कॉन्फिडेंस बूस्टर का भी काम करेगा और सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड की हुई हैं। ठीक, सारी चीज़ें, मतलब इतनी बातें इसमें लिखी हैं ना कि आप आराम से 4 पेज लिख सकते हैं अगर आप एक्सप्लेन ना भी करते हैं। ठीक, इनमें जो बातें लिखी हुई हैं आप उनको एक्सप्लेन करके थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर भी नहीं लिखते हैं, तब भी आप 3-4 पेजेज आराम से भर सकते हैं। सॉरी, 4 पेजेज मैं बार बार बोल रहा हूँ, 6 पेजेज आराम से भर सकते हैं। 6 पेजेज चाहिए नहीं, ऑप्शनल है, 5-6 पेजेज का लक्ष्य रखिए।
ठीक, तो आराम से भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अपने आप में ये नोट्स कंप्लीट है। एक व्याख्या वाली जो बात हुई, मतलब एग्जाम्पल देकर मैंने नहीं लिखा है, चाहे कोई भी कविता को लिखकर, कोई लाइनों को लिखकर, किसी भी लाइन को लिखकर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, बस उतनी ही सी कमी है, बाकी सारी चीज़ें इसमें कवर की गई हैं। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में, सॉरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।